बाल बड़ा सा स्टाइल उधर जाएंगे तब दिखेगा। मेरे बाल पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, बढ़िया है। वैसे भी स्मार्ट तो हम लग ही रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नहीं? चलो, है कि नहीं? गोनोरिया किससे होता है बताओ? वायरस की, बैक्टीरिया से? वेरी गुड, ऐसे बताओगे? निसेरिया गोनोरिया, क्या नाम है? निसेरिया, बैक्टीरिया से होता है बच्चे, निसेरिया। अच्छा, आप आए नहीं थे परसों ना? परसों आए थे नहीं, इसलिए बताया। निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। जो लोग आए नहीं तो लेक्चर देख सकते हैं। निसेरिया गोनोरिया, ठीक है। चलो आगे हमने बताया था यहाँ पे कि जो बैसिलरी डिजेंट्री है किससे होता है? प्रोटोजोआ से या? एंड फर्स्ट थिंग है दैट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। पहले कर दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, तो थोड़ा सा जल्दी चले क्योंकि हम लोग पहुंचने वाले लगभग 1000 के आसपास, नहीं है? और नो डाउट काफी कुछ प्लान चल रहा है अभी, है ना, वो करवाएंगे हम लोग। तो ओके 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 ओके, तो ठीक है। हाँ हाँ, जो लोग नहीं किए हैं वो शेयर करो, कम से कम 10 लोग को करो, इससे कम मत करो, ठीक। हाँ हाँ, कम से कम 10 शेयर कर दो सबको। आपके भाई लोग जो है, विकास कुमार प्रेजेंट हो गए, बाकी लोग अपना प्रेजेंट लगाओ, कौन कौन प्रेजेंट है ऑनलाइन में, ठीक है। हाँ, ये बॉबी सिंह और ज्ञानेंद्र, है ना। बाकी लोग जो है और करो, देखो वाह भाई वाह, साकिब खान बहुत सुंदर, अति सुंदर। और इधर बच्चे लोग बाकी जो ऑनलाइन काफी लोग देख रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हो, चलो अटेंडेंस मारो फटाफट। आकांक्षा राज, वेरी गुड, प्रेजेंट। बाकी लोग बताओ, सब लोग प्रेजेंट लिखो फटाफट, जल्दी जल्दी फटाफट लिखो। संजय, ठीक है। आरिफ, मुगले आजम सेकंड जो बन रही है पुलाव करवा देंगे या नहीं करवाओगे? ठीक है। हाँ? आज मोबाइल नहीं आरिफ के पास, फेंक दो फेंक दो, ठीक है। देखो, तो हमने बताया कि जो गोनोरिया होता है किससे होता है? निसेरिया गोनोरिया, है ना, बैक्टीरियल बीमारी है कि नहीं? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। टीबी बताओ किससे होता है? टीबी बताइए। मसीरा मुमताज, ओके। मसीरा मुमताज प्रेजेंट है कि नहीं है? प्रेजेंट है। सगुन राय प्रेजेंट है। बाकी लोग भी प्रेजेंट बताओ जल्दी फटाफट। हाँ बोलो आगे, हाँ बोलो, हाँ आगे बताओ। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, कौन सा बैक्टीरिया जो एम्फीट्राइकस होता है? कौन सा टाइप होता है? बैसिलाई होता है या फोकाई होता है? स्पाइरल से, कौन? स्पाइरला जो होता है वो कैसा होता है? वो इसमें एम्फीट्राइकस क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फ्लैजिला यहाँ पे पाए जाते हैं। तो समझ नहीं आया? ठीक है, चलो। एडोलसेंस पीरियड कितना होता है? कहाँ से कहाँ तक? 15 से 24, यही होता है। 12 से 18, 12 से 18 साल कौन सा पीरियड होता है? हाँ हाँ, एडोलसेंस पीरियड, ठीक है। एडोलसेंस पीरियड को बोलते हैं हिंदू में, आई होप किशोरावस्था, आई होप शायद, है ना, ठीक है ठीक है। और ये 15-24 क्या था? 15-24 एज फैलने की, ये कह सकते हो एसटीडी फैलने की सबसे मतलब तरीके से कैसे फ्रिक्वेंटली बहुत ज्यादा इसी एज में ग्रुप में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बताओ मेटास्टेसिस किस में होता है? बिनाइन में कि मैलिग्नेंट में? कौन सी कैंसर में? हाँ, मैलिग्नेंट में सबसे ज्यादा होता है मेटास्टेसिस कंडीशन, दैट इज मोस्ट फियरफुल कंडीशन ऑफ द कैंसर। बस में कौन सा मैलिग्नेंट होता है इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस। क्या बोलते हैं? मेटास्टेसिस। सेलुलर ऑन्कोजन कहाँ होता है? नॉर्मल सेल की इन्फेक्टेड सेल? हाँ, नॉर्मल सेल में होता है। हमने बताया था इन्नेट बैरियर कितने टाइप के? 3 टाइप के, 5 टाइप के? हाँ, इन्नेट बैरियर कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के होते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा फिजियोलॉजिकल, तीसरा सेलुलर, चौथा साइटोकिन का एग्जाम्पल क्या था? इंटरफेरॉन। सेलुलर क्या था? पीएमएनएल, न्यूट्रोफिल, डब्ल्यूबीसी। फिजियोलॉजिकल का क्या था? साइट, saliva in ears, saliva in mouth, stomach, saliva in acid in stomach, है ना। और tears in eyes। tears कहाँ होते हैं? पेट में, आइज में। पेट से कौन रोकता है ना? पेट से कोई होता नहीं है, ठीक। एंटीबॉडी कैसे बताओ? कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड टोटल? कितने फ्री? 12। कितने उससे लाइट और हैवी से जुड़े होते हैं? हाँ, एक लाइट और एक हैवी चेन के बीच में 1, और 2 हैवी चेन के बीच में 2 हो जाएगा, ठीक।
ये हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे। बाद में प्राइमरी लिम्फोइड आर्गन के नाम बताया, बताओ कौन कौन से हैं? बोन मैरो ऑन थाइमस, इसके अलावा जो बचेगा वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, MALT फुल फॉर्म बताओ, माल्ट का म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, माल्ट, है ना। और ये कितना पोर्शन कवर करता है? 50%। 40 कौन बोल रहा है? आंखें निकाल लेंगे। गलती से भी नहीं होनी चाहिए, गलती जो है गलती से भी नहीं होनी चाहिए। पता है, पता है, पता है। माल्ट कितना? 50%, है ना। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो ये बताओ, आदमी जो है कब से जीता था? 400 साल। महाभारत के समय से लोग पीते थे, है कि नहीं? क्या थे? पीते थे। क्या? सिगरेट। बस मैं कुछ इसके अलावा खासकर कहाँ कहाँ इसका इन्फेक्शन होता है? टोबैको बताया था, माउथ कैंसर में जो पान मसाला वाला होता है काफी ज्यादा कैंसर होता है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे। एड्स का सबसे पहला केस कब डायग्नोस किया हुआ? अब तक कितने लोग जान जा चुकी है? हाँ ये बताओ, जो टाइफाइड का इन्फेक्शन कहाँ होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल का, और अमीबिक डिसेंट्री का, लार्ज इंटेस्टाइन का। और ये बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लाज्मोडियम में कहाँ पे? प्लाज्मोडियम में कहाँ पे? आरबीसी में। सिर्फ आरबीसी में होता है, लीवर सेल में नहीं होता? नहीं, दोनों में होता है, आरबीसी में भी और लीवर सेल में भी होता है। आरबीसी में भी और लीवर सेल में भी होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है? मॉस्किटो के स्टमक में। कहाँ? मॉस्किटो के स्टमक में, या गट बोल सकते हो, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होता है। और स्पोरोजोइड कहाँ बनते हैं और इकट्ठे होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में। किसके? आदमी के। मॉस्किटो, मेल की फीमेल? मच्छर की मच्छराइन, मच्छराइन, ठीक है। बताया तो फंगस की 3 जनरा होती है, बताओ कौन कौन से? दांत खास, इपिडर्मोफाइटान, टाइकोफाइटान और माइक्रोस्पोरम। दुख करता है दांत खास। बेस्ट कंडीशन इसके लिए कौन सी होती है? हीट और मॉइस्चर मिलेगा, जहां हीट और मॉइस्चर मिलेगा वहां फंगल ग्रोथ हो जाएगा, खुजलाते खुजलाते जान निकल जाएगी। नहीं, ये हम लोग बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो और फैमिली प्लानिंग की शुरुआत कब से हुई बताओ? हाँ 1951। कब? 1951, ठीक है। और फिर हमने बताया प्रेजेंट टाइम इसको किस नाम से जानते हैं? आरसीएस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सहेली किसने बनाया? CDRA। किसने बनाया? CDRA। कहाँ पे? कानपुर, इलाहाबाद, हाँ लखनऊ में है। और खास बात क्या है सहेली की? नॉन स्टेरॉइड होता है। इससे जो स्टेरॉइड कुछ साइड बताए थे, एब्डोमिनल पेन, PID, है ना, एबॉर्शन, ये सारी चीज बताए थे, जो कि इसमें नॉर्मल नहीं होता है। जो कि होता था मालाडी, जो काउंटरसेप्टिव पिल्स होते हैं वहां होते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होते। मालाडी में कितने पिल्स होते हैं? कितने दिन तक पिल खानी पड़ती है डेली वाला? हाँ 20। कौन से पीरियड में नहीं खाया जाता? जिस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती। कब? मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती उस समय इसको नहीं खाते हैं, ठीक। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलो ये बताओ, यहाँ पे जो ओवुलेशन होता है किस डेट को होता है? ओवुलेशन 14 डेज। कब? 14 डेज। कौन सा हार्मोन का लेवल सबसे हाई होता है? LH, एस्ट्रोजन और FSH। और किसका कम होता है? हाँ प्रोजेस्टेरॉन का। किसका? प्रोजेस्टेरॉन। याद रहेगा, ध्यान रखिएगा। प्रोलिफेरेटरी का दूसरा नाम क्या है? प्रोलिफेरेटरी का दूसरा नाम पार्कुलर फेज। वेरी गुड, आरिफ ने कमाल मचा दिया। पार्कुलर फेज बोलते, क्या बोलते हैं? लुटेनाइजिंग, सॉरी। और जो हमने बताया था यहाँ पे कि जो ये केस हो गया, इसमें बताया कि जो 5th मंथ में क्या चीज होता है बताओ? पहला मोमेंट कब होता है? 5th मंथ में होता है। 6th मंथ में क्या होता है? आईलिड सेपरेट, आईलैशेस आर फॉर्म होता है। और 1st मंथ में क्या होता है? हार्ट का फॉर्मेशन होता है। स्टेथोस्कोप की मदद से इसको सुन सकते हैं। और पहला जो मिल्क निकलता है उसमें खासकर क्या निकलता है? कोलेस्ट्रम। कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA। कोई फीमेल है जिसको ओवर नहीं हो रहा है तो उसके लिए तरीका बताओ। फर्टिलाइजेशन हो सकता है, ओवर नहीं बनता है, क्या बताओगे? गिफ्ट, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। किसी दूसरे डोनर से उठा के उसमें डाल दोगे तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन वहां पे हो जाएगा। इसको बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल था इन सीटू का कि एक्स सीटू का? हाँ इन सीटू के एक्स सीटू। हाँ कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। कितने जितने मुंह उतनी बातें। जहां, अरे यार हद हो गई। जहां पे होना चाहिए वहीं पे हो, जहां पे होना चाहिए वहीं पे हो तो उसको बोलते हैं। जहां पे होना चाहिए कहीं और हो तो, जैसे होना चाहिए फर्टिलाइजेशन में, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में हो, कहाँ करा रहे हैं हम लोग? टेस्ट ट्यूब में, दैट इज एक से टू। कौन सा हो जाएगा? एक से टू। इस बार पूछा भी गया था, है कि नहीं? एमार्फोफैलस
बताओ खास बात क्या है इसकी? 6 फीट की होती है, सबसे लंबा फ्लावर है, सबसे छोटा फ्लावर कौन सा है? वोल्फिया। सबसे लार्जेस्ट फ्लावर कौन सा है? रेफ्लेसिया। कौन सा? रेफ्लेसिया। ठीक है। और सबसे ज्यादा क्रोमोसोम का नंबर किसमें होता है? ऑफियोग्लासम में। किसमें? ऑफियोग्लासम में। उसके बाद किसमें? बटरफ्लाई में। कितना होता है? 380। ऑफियोग्लासम में कितना होता है? 1260। कितना? 1260। जो मक्के में देखते हो टसल, क्या होते हैं ये वास्तव में? मक्के में नहीं देखते लटके रहते हैं, इसके मूछ बनाते हैं नहीं? क्या है ये? टसल। क्या है ये? स्टाइल और स्टिग्मा है। और पॉलिनेशन किससे होता है? एयर से। मोस्ट कॉमन जो मोनोकार्ड में होता है एयर से ही होता है। किससे होता है? एयर से होता है। ठीक, किससे होता है? एयर से होता है। ठीक है, चलो यहाँ हम लोग बात करें यहाँ पे पॉलिन ग्रेन हो गया। इसमें मैंने बताया था जो टर्सरी फॉलिकल कैसे पहचानोगे? टर्सरी फॉलिकल कैसे पहचानोगे? इंट्रम की मदद से। फ्लूइड फिल्ड कैविटी नोन एज इंट्रम। क्या बोलेंगे? इंट्रम। पैरेट में लाइफ स्पैन कितनी होती है? हाँ, 140। क्रो में? कार्वस में? कार्वस में 15 साल होती है। बटरफ्लाई में? हाँ, और ड्रोसोफिला में? डॉग में? हाँ, क्रोकोडाइल में? 60 ईयर। कितना हो जाएगा? 60। पोटैटो में क्रोमोसोम नंबर 48। एप्पल में कितना? ह्यूमन में कितना? क्या बात है, बहुत सही। अब ये बताओ यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन कोई नया आगे जम बन जाए, क्या बोलेंगे इसको? पार्थनो। बिना फर्टिलाइजेशन का फ्रूट बन जाए, बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाए। अरे एपोमिक्सिस। क्या बोलेंगे? सही बात है, एपोमिक्सिस। कहाँ कहाँ होता है? एस्ट्रेसिया और ग्रासेस में। इट इज बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। ठीक है। ग्रेसिलेरिया में कितने फ्लैजला? ग्रेसिलेरिया में कितने फ्लैजला? संजय दत्त बोलो, कितने फ्लैजला? संजू बाबा बोलो, बताओ जल्दी। वो तो क्लास में बाकी जो लोग पढ़े बताओ। हाँ, हाँ कितने एब्सेंट? ओजिलेडियम में? पॉलीसाइफोनिया में? क्या बात है। डिक्टियोटा में? हाँ, डिक्टियोटा में 2 होता है। यूलोथ्रिक्स में 2 से 8 किलो सॉरी। कारा में? वालवॉक्स में? इक्टोकार्पस में? हाँ, इक्टोकार्पस किस में आता है? ग्रीन एल्गी कि ब्राउन एल्गी? तो कितना हो जाएगा? 2 जाएगा। कितना जाएगा? 0। एप्लांटिक लाइफ साइकिल कहाँ कहाँ मिलेगा? एप्लांटिक लाइफ साइकिल एल्गी में। मोस्ट कॉमन किसमें? एल्गी में। कोई एल्गी बताओ जिसमें डिप्लांटिंग चलती हो। यूकस, वेरी गुड। कोई एल्गी बताओ जिसमें दोनों चलता हो। केल्प है ना, सार्गेसम, केल्प। क्या होता है? हेप्लो डिप्लांटिक। क्या होता है? हेप्लो डिप्लांटिक है ना। ओपन टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कहाँ का बताया हमने? आर्थ्रोपोडा में, हेमिकार्डेटा और मोलस्का। ओपन टाइप ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। पास में है कुछ? और हमने बताया था कंप्लीट और इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्ट सिस्टम मतलब सिंगल ओपनिंग दैट विल एक्ट बोथ माउथ एज वेल एज एनस, that is in platyhelminthes, and after all the phylum, after the platyhelminthes, all will be the complete, that they have 2 opening, first for mouth and second for anus. ठीक है। जैसे स्केलमेंथिस ऑनवर्ड जितने भी होंगे फाइलम सारे उसमें हो जाएंगे। उसमें आया? हाँ, मसीरा में आया? नींद आ रही है? कहाँ चल लगे आंखों में? पानी उठा के डाल जाओ। हाँ, पानी उठा के डाल दो आंखों में। खैर, कौन सा चैप्टर रह गया बताओ? हाँ बताओ, ठीक है। ये बताओ कौन सा ऐसा टेक्सॉन है जो ओनली बेस्ड ऑन फ्लोरल करेक्टर है? ऑर्डर तुम लोग सीख गए मतलब है, जो लिबरल आ रहा है वो सीख जाएगा। और कौन सा ऐसा जिसमें दोनों होता है? फ्लोरल और वेसिटी दोनों। कौन सा होता है? हाँ, फैमिली होती। कौन सी होती है? फैमिली में वेसिटी और फ्लोरल करेक्टर दोनों होते हैं। जबकि ऑर्डर में कौन होता है? ठीक है, कर्मल बुलेसी और सुलेनेसी को मिला के कहाँ रखा गया है? कौन से ऑर्डर में? बोलो, बोलो कर रही है। बोलो बसीरा, बोलो। पॉलीमोनियस। क्या? पॉलीमोनियस। कौन सा? पॉलीमोनियस। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा बताओ, नीचे से ऊपर जाने पे करेक्टर क्या होगा? ऊपर से नीचे जाने पे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है टेक्सॉन? सबसे लार्जेस्ट कौन सा है? हाँ, किंगडम हो जाएगा। कौन सा हो जाए? किंगडम। ये बताओ कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया? हाँ, 5 किंगडम किसने दिया? सिस्टमा नेचुरी किसने लिखा?
लिनियस ने लिखा। किसने लिखा? स्पीसीज प्लांटेरियम किसने लिखा? लिनियस। 5 इनम क्लासिफिकेशन किसने लिखा? इन द ईयर 1969। कितने क्राइटेरिया थे? 5। कितने थे? 5। बता दो तो फटाफट जल्दी से। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पॉलीजेनेटिक रिलेशनशिप, और बताओ रिप्रोडक्शन, और बताओ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, और बताओ। हो गया ना? ठीक है, 5 क्राइटेरिया थे इसमें। ठीक है, जितने में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म को कहाँ रखा गया है? प्रोटिस्टा में। कहाँ गए? प्रोटिस्टा में। सिंगल सेल यूकैरियोटिक कहाँ रखा गया? प्रोटिस्टा। कौन सा ऐसा क्लास है, सॉरी किंगडम है, जिसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है? हाँ, प्रोटिस्टा। तो कुछ प्रोटिस्टा ऐसे जो हर लगभग किंगडम में मिल जाएंगे, इसलिए इसकी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। बस में इसकी कोई लिमिट नहीं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, मुनरा के 16 मेंबर को क्या बोलते हैं? मुखिया के कौन क्या बोलते हैं? मुखिया। हाँ, बैक्टीरिया। और एक मुट्ठी सिंधु, सॉरी एक मुट्ठी मिट्टी में हम क्या कहने वाले थे? एक मुट्ठी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो? रमेश बाबू से डाला गया ना? ये चुटकी था? चुटकी था कि मुट्ठी था? चुटकी था। एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू? नहीं, ऐसे था। खैर, यहाँ चुटकी नहीं, मुट्ठी है। एक मुट्ठी में कितने बैक्टीरिया होंगे? अरे मुट्ठी खाली है। एक मुट्ठी मिट्टी में कितने बैक्टीरिया होंगे? 100। कितने होंगे? 100। पास में डेट जो गोल्डन एल्गी कौन होता है? डेस्मिट। कौन होता है? चीफ प्रोड्यूसर ऑफ ओशन डायटम। वेरी गुड। और यहाँ पे इनकी सिलवाल पाई जाती है, जो कैसा होता है? तो बॉक्स लाइक, है ना? कैसा? और इसमें खासकर क्या पाया जाता है? सिलिका। इसलिए इसका यूज करते हैं हम लोग। किस लिए? फिल्ट्रेशन में, पॉलिशिंग करने में। क्या पॉलिशिंग करने में? कुछ भी पॉलिशिंग करते हैं पास में। और फिल्टर्स के सो मेडिसिन को जो सिरप होता है उसको फिल्टर करने का काम होता है। इसमें कितने फ्लैजेला पाए थे? 2 की 8? हाँ, एक भी फ्लैजेला इसमें नहीं होता है। जबकि डायनोफ्लैजियम कितने होते हैं? एक लॉन्गिट्यूडनल, दूसरा जुगुलरियन। कितने होते हैं? एक छोटा और एक बड़ा होता है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट का नाम बताओ। हाँ, सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट क्लाइम मोल्ड क्या है? सो जाते तुम लोग। कई बार आ चुका है। सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट कौन है? स्लाइम मोल्ड है। कौन है? स्लाइम मोल्ड है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। प्रोटोजोआ कितने टाइप बताए थे हमने? 4 टाइप के। अमीबिक प्रोटोजोआ, बताओ कौन सा? अमीबा और एंट अमीबा। टिलेटा कौन सा? पैरामीशियम। फ्लैजलेट कौन सा? टिपैनोसोमा। ठीक है। और स्पोरोजोआ कौन सा? मोस्ट नोटोरियस, सबसे ज्यादा बदनाम। जैसे मुन्नी बदनाम हुई तो वैसे ये बदनाम हो गया। कौन? प्लाज्मोडियम। कौन सा? प्लाज्मोडियम। कहाँ से कहाँ हो गया? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। सबसे खतरनाक कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम सबसे होता है। ठीक है, थोड़ा सा ब्लैक डेथ भी इसी से होता है। ठीक है, सुधार रखिएगा। चलो, ये कुछ बात करें तो कौन सा चैप्टर छूट रहा है? अभी लगभग हो गया ना, तो रिवाइज करा देते, फिर अगले चैप्टर फिर करा देंगे। ओके, चलो आगे देखो। इधर जोश बना के रखना है, कोशिश करना है थोड़ा सा चीज, जितनी चीजें हों वो पूरी चीजें आपको याद है। कुछ ये करेंगे, कुछ ना कुछ नया नया इसमें चीजें लाते रहेंगे। देखो बहुत सारी चीजें आपको तो कितना मुश्किल लग रहा था, अब काफी चीजें बिल्कुल रिफ्लेक्स एक्शन में चल रहा है। नहीं, हम पूछते तुरंत आंसर आ जाता है। देखो यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री, पानी पी लूं, खाली बोतल उसको बोला जरा रमेश बाबू, एक चुटकी रमेश बाबू दे दो, लेके आएंगे। ठीक है, देखो इधर 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 इधर। तो आपको पता है कि पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इस समय क्या करना पड़ेगा? अच्छा, फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? बसीरा। हाँ, फुल फॉर्म बताओ। बता दिया तुम, बताओ। इसने बताया नहीं अभी? ऐसा क्या है उसमें? ऐसा ना, अच्छा ऐसा है। बताओ आकांक्षा, देखो बता देगी। बताओ आकांक्षा। मुगैम्बो नहीं, मोंगोम्बो। स्वाम्बा शिवान स्वामीनाथन। शगुन बताओ। ठंडा दे दिया। गला और खराब करा दोगे, गला खराब हो गया ऐसे ही, ऐसे गला खराब। हाँ बोलो। मोकाम्बू, सांबा शिवान स्वामीनाथन। जिया रामचंद्र कौन है? गोपाल नारायण अय्यर रामचंद्रन। मैं आगे आएंगे। अरे साइंटिस्ट का नाम याद कर लो लड़की। चलो, एम एस स्वामीनाथन कहाँ के रहने वाले थे? कर्नाटक के। कर्नाटक, तमिलनाडु, चेन्नई है ना? तमिलनाडु चेन्नई में है ना? ठीक है, खैर चलो। मोंकाम्बू, संबा शिवन। और फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वो, ये कौन सा डायलॉग? वो, हाँ बोलो।
हाँ, नॉर्मल बॉल लॉग, ठीक है। चलो अब आते हैं, जोश बना के रखिए, है ना। इधर देखो, इधर इधर इधर। इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70%, कितना देखो, 70% ऑफ द वर्ल्ड लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया एंड चाइना। लाइव स्टॉक मतलब क्या है, गाय भैंस बकरी और बाकी सब समझ लो जो हमने नहीं बताया वो भी, ठीक। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कहाँ पे है, इंडिया में और चाइना में है। चाइना में बहुत सारे जानवर मिल जाएंगे, वहाँ बहुत सारे राम नरेश टाइप के लोग मिल जाएंगे, डंडा लेके गाय भैंस चराते हुए मिल जाएंगे। नहीं, चाइना में भी देखो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन। अच्छा, जानवर को क्या बोलते हैं, चीचे चा चार चा ना, ऐसे बोलते होंगे, है कि नहीं। और जानवर भी समझ जाते होंगे, नहीं है, जहाँ भी जैसी बात है वैसे जानवर भी समझ जाते हैं। इंडिया एंड चाइना, देखो यार, पूरे दुनिया में जितने भी जानवर हैं उसमें 70% कहाँ पाए जाते हैं। लेकिन इंडिया चाइना में खास दिक्कत क्या है कि उनका सारा फोकस एक ही चीज पर रहता है कि ये बच्चे कब देगी और दूध कब निकालेंगे। जिस दिन दूध तक रिश्ता खत्म, रिश्ता खत्म, है ना। आपने देखा कि इसमें बहुत सारे जानवर बाहर टहल रहे हैं, गाय भैंस रोडे पे टहल रही है ना। और रात में खासकर वो खड़ी कहाँ होती है, मैं बता दूं, जो गाय होती है ना कैसे खड़ी होती है, ये पूरी रोड है और यूं खड़ी होती है, मतलब ये इतना गौर करती, मतलब कहीं से भी लगे टक्कर तो वो, कितनी भी वीआईपी गाड़ी आ रही मजाल कोई निकल जाए, ठीक। वो बंदी ठस से मस नहीं होती, ट्रक चला दो, ट्रेन चला दो, प्लेन चला दो, वो बत्ती टस से मस नहीं होती, इतना मतलब निडर होती है, मानने वाली बात। खैर यहाँ देखो 70% जो जितनी जानवर है पूरे कहाँ पा जाएंगे, कहाँ पा जाएंगे, इंडिया और चाइना में। लेकिन प्रोडक्टिविटी के मामले में बहुत कम है। क्यों, दूध का एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखते हैं और खिलाने के नाम पे कुछ नहीं खिलाते। जानवर खिलाते कम है, दूध ज्यादा निकालते हैं, ठीक। हल्का सा बछड़े को पिलाएंगे और सारा दूध खुद निकाल लेंगे, खुद पी जाएंगे और बेच देंगे, है कि नहीं। पी जाओ कोई दिक्कत नहीं, कि बेच देते हैं, क्या देखो। तो पूरी दुनिया में 70% जो जानवर कहाँ पाए जाते हैं, गाय भैंस, इंडिया और चाइना में। आगे देखो, हाउएवर अच्छा, क्या देखो, सरप्राइजिंग टू नोट दैट क्या कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फार्म प्रोड्यूस ओनली 25%। तो प्रोडक्शन के मामले में बहुत कम है, नंबर के मामले में बहुत ज्यादा है। कहाँ का जानवर, इंडिया और पाकिस्तान। यहाँ देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, इंडिया और चाइना की। यहाँ देखो, द प्रोडक्टिविटी पर यूनिट इज वेरी लो। करीब प्रोडक्टिविटी जो पर यूनिट होती काफी लो होती, मतलब दूध कम देती है। आप यहाँ के जानवर देखो, हालात उनके देखो, आप कभी न रही चले जाइए, हम जो जानवर देखे वहाँ पे, क्योंकि हमारी ड्यूटी लग रही थी, उनके नोज से पता नहीं जुकाम रहता हमेशा। गाय को कोई देखने वाला नहीं, ठीक रही वहीं पे, और उनका पेट खराब होता है, डायरिया, पूरी रोड जो है पूरी नहा जाती है उनके टॉयलेट से, ठीक है। बहुत बुरी हालत, कोई देखने वाला भी नहीं देखेगा। कहे 20, वैसे जो जानवर बीमार रहेंगे तो उनका दूध कैसा होगा, जाहिर बात इन्फेक्टेड होगा, है ना। बट वहाँ तो लिखा नहीं रहता कि इन्फेक्टेड गाय का जिसको जुकाम है उसका दूध है तो पी जाएगा। देखो आप, चाय बन जाएगा। यानी लेरिलो इज इन एडिशन टू कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ एनिमल ब्रीडिंग एंड केयर। कह रहे हैं कि इसके लिए कन्वेंशनल जो ब्रीडिंग है, प्रैक्टिस एनिमल ब्रीडिंग वो यूज किया जा रहा है। केयर, नेवर टेक्नोलॉजीज आल्सो हैव टू बी अप्लाइड टू अचीव इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। पास में तो कह रहे हैं कि उनकी क्वालिटी में बहुत कम है। तो कह रहे हैं कि वही पुराना जो परंपरागत पहले जो भूसा खिला देते थे, भूसा खिला दिए और थोड़ा सा वो डाल दिए, बस हो गया। तो बाहर घुमाने में ले जाते, भाई हर जानवर चाहता है बाहर घूमना, फ्री होके चरना चाहता है। एक जानवर को आप बाहर चरा दो खोल के उसको, और एक जानवर को आप उसमें अंदर ही बांधे रहो तबेले में, ठीक है। और उसके बाद उसके क्या नाम है, उसको चारा देते रहो वही उसमें जो हो, है ना, कंटेनर में। तो उस पर क्या हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पे देखो, कन्वेंशनल प्रैक्टिस पहले वाला प्रैक्टिस यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ इसमें नया चीजें यूज नहीं कर रहे हैं। फिर इसी वजह से जो इंडिया और चाइना में बात करेंगे, पूरे दुनिया के जितने जानवर अगर काउंट कर लिया जाए, सबसे ज्यादा जानवर कहाँ मिलेंगे, इंडिया और चाइना में, ठीक। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में मात्र कितना है, 25%। थोड़ा ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर में ज्यादा, प्रोडक्टिविटी में कम, ठीक। अब अगला हमारे पास है मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल।
अब सवाल ये कि अब अगर ये सब चीज़ें हैं तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे जानवर की प्रोडक्टिविटी, उनके दूध उत्पादन बढ़ाया जाए, उनसे जो भी चीज़ें मिलती है उनको कैसे बढ़ाया जाए। देखो, करें मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स एंड फार्म एनिमल्स, ए प्रोफेशनल अप्रोच टू वॉच have been traditional practice of farm management give the much needed boost to our food production. Let us discuss some of the management practices employed in various animal farm. यहाँ देखो, पहला बताया, देखो डेयरी फार्म मैनेजमेंट, क्या दिया है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ कहाँ तक दिखाई दे रहा है, जरा मैं देख लूँ पहले। मिल्क, अच्छा तो मैं इसके ऊपर कर दूं। देखो, तो पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे जानवर जब भी ध्यान आता है लोग कहते हैं कि गाय आप लेके आए हो, है ना, तो गाय में लोग अक्सर किस चीज के बारे में बात करते हैं, गाय जब भी आएगी या भैंस आएगी, हाँ कितना दूध देती है, नहीं है, बाकी उससे मतलब नहीं है कैसी है, अच्छी है, हेल्दी, हेल्थ कैसा है, कमजोर तो नहीं है, कितना दूध देती है, पहले अपने फायदे की चीज सोचेंगे। देखो यहाँ पे, और के जो बछड़े होते हैं उसको भी दूध पीने देते, सोचो, हल्का सा बछड़ा थोड़ा पीता है, उसके बाद हटा के बाहर करते खुद निकाल लेते हैं। यहाँ देखो, खैर यहाँ देखो, कह रहे हैं यहाँ पे ये बताया गया डेयरी मैनेजमेंट की बात करें, देखो चीजें बहुत कुछ लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं क्या है इसमें। यहाँ देखो, देखो ये इंपॉर्टेंट है, अभी आया ना लेकिन इंपॉर्टेंट है। मिल्क यील्ड इज प्राइमली डिपेंडेंट ऑन क्वालिटी ऑफ ब्रीड इन द फॉर्म। मिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है ब्रीड कौन सी है, हरियाणवी है, सिंधी है, मुर्रा है, कौन सी है, उस पर डिपेंड करता है, जर्सी ना कुछ, तो उस पर डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि मिल्क का प्रोडक्शन कितना होगा, ये किस बात पे डिपेंड करता है बताओ, क्वालिटी ऑफ ब्रीड पे डिपेंड करता है कि ब्रीड कौन कौन सी, ठीक है। इस पूरे पैराग्राफ में यही लाइन इंपॉर्टेंट है, बाकी मैं पढ़ दूंगा लेकिन इसमें क्वेश्चन बनेगा नहीं। देखो, सिलेक्शन ऑफ गुड ब्रीड हैविंग हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द क्राइमेटिक कंडीशन, बाकी सब नॉर्मल चीजें जो आपको पता है। कंबाइंड विद रेजिस्टेंट टू डिजीज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द यील्ड पोटेंशियल टू बी रियलाइज दैट कैटल हैव टू बी वेल लुक्ड आफ्टर दे, जाहिर सी बात उसकी देखभाल ज्यादा अच्छे से करोगे, नहलाओ धुलाओगे, चारा अच्छे से खिलाओगे, साफ पानी पिलाओगे। देखा होगा जानवर जो है नाली का पानी पी लेते, सीवेज का पानी है उसको पी लेते, जानवर क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएंगे, है ना। तो साफ अच्छे से करो, बीच बीच उनको वैक्सीनेशन भी कराते रहो, है ना, जैसे आप बच्चों को कराते हो वैसे जानवर को भी कराओ। यहाँ देखो, कह रहे हैं कि फॉर द यील्ड प्रोडक्शन टू बी रियलाइज द फीडिंग ऑफ कैटल शुड बी कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर विद स्पेशल emphasis on the quality and quantity of fodder, क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फूडर। जो चारा है उसमें ऐसा नहीं कि एक पैरा होता है गांव में धान वाला, उसको काट के मशीन चला के दे दिया, उसको लो खाओ बेटा तुम, उससे फूड प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं। तो कह रहे हैं कि जो आपका फूडर है वो जरूरी नहीं कि आप इतना चारा दो, कम दो, लेकिन उसमें क्या हो, क्वालिटी होनी चाहिए, है ना, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। खैर तो हल्का सा बर्तन काट दो, है ना, हरी घास भी इसमें मिला दो तो कि उनका इंटरेस्ट बढ़े खाने में। देखो, बेसाइड इंटेंसिव जानवर देखा होगा आपने, भैंस वैस में, जिसके पास भैंस होगा देखा होगा जानवर, उसको हल्का सा बाहर से उड़ा लो, चोकर वगैरह आटे का जो निकलता है ऊपर से, जैसे जहां जहां डालोगे भैंसे वहीं खा लेंगे, बाकी छोड़ देंगे क्योंकि उनको मनपसंद है, उनका क्या हो गया, एक फेवरेट डाइट हो जाता है, नहीं जैसे मटन चिकन होता है ना, वैसे उन लोग को देख मुंह में देख के पानी आता है। देखो बेसाइड स्टेनिंग क्लीनेस एंड हाइजीन बोथ ऑफ द कैटल, जरूरी क्या है, गाय भैंस को प्रॉपर उसको नहलाना धुलाना चाहिए ताकि उनका इन्फेक्शन ना हो, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखो, nowadays of course much of these process have become mechanized। अब प्रेजेंट टाइम आपने देखा होगा कि जो फॉरेन वगैरह में आप देखोगे तो वहां पे मशीन लगा दी गई, दूध निकालने के लिए मशीन लगा दी गई, गाय भैंस खड़ा कर दिया जाता है, मशीन ऊपर जाता है, उसमें पूरा दूध निकाल लिया जाता है। तो ये सारी चीजें भी हो गई है, ठीक है। खैर में कुछ ऐसा है नहीं यार सब, बाकी ये करे। अच्छा, गाय भैंस होगा उसके डॉक्टर कौन होता है, अलग से डॉक्टर बताइए आपको, वेटनरी डॉक्टर होते हैं, है ना, आपके जैसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वेटनरी डॉक्टर जो नीट के थ्रू ही अब उसका एडमिशन हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चे जो है वो वेटनरी डॉक्टर बनते हैं, है ना। खैर देखो, उसके डिग्री होता है BBSc, बैचलर इन वेटनरी साइंस, तो वहाँ भी होता है, ठीक। खैर देखो, तो जानवर के डॉक्टर बनते हैं। यू इड प्रोबेबली, तो उनको बुलाया जाता है प्रॉपर, वो लोग अपना देखभाल करते हैं कि जानवरों के बारे में उन्हें पता होता है। भाई जानवर क्या बताएगा, क्या खाया था कल रात में, भैंस के, वाह किसने किसने मारा, वाह क्या बताएगा, उसको समझ में आएगा नहीं, समझ में आएगा, है ना।
तो पता नहीं चल पाएगा। तभी जो वेटनरी डॉक्टर है उनको सब पता होता है उसके जो कैसा उसका खाना, अगर पानी पीना बंद कर दिया है, चारा खाना बंद कर दिया है, तो डॉक्टर को इतना वो पता होता है, वो लोग पहचान लेते हैं। आप लोग नहीं पहचान पाओ, हम भी नहीं पहचान पाएंगे, बट जो वेटनरी डॉक्टर होते हैं वो पहचान लेते हैं। खैर देखो कह रहे कि आपने इस समय प्रेजेंट टाइम में क्रेज किसका है? कुत्ते का है। जिसको देखो गोद में उठाया और भागा चला जा रहा है नहीं, कुत्ते का। तो अरे मेरा बेबी जुकाम हो गया, तो लेके वहां जाते हैं, बेबी ने मतलब काट लिया यहाँ पे, पता मेरे यहाँ जाते सर कुत्ते ने काट लिया। कहाँ कुत्ता था? घर का कुत्ता था। बढ़िया है। देखो अब कह रहे हैं यहाँ पे, लेकिन कह रहे हैं कि सर वैक्सीनेशन लगा था। मैंने कहा और कटवा लो दोबारा, इतना गौर में वैक्सीनेशन लगा था। क्या कह रहे हैं देखो यहाँ पे, कह रहे हैं कि पोल्ट्री फार्म समझ में आया कुछ? इसमें ऐसा कुछ है नहीं है। अब आगे आ जाओ। पोल्ट्री फार्म में, पोल्ट्री समझते हो? पोल्ट्री मतलब कुछ लोग ऐसा कंफ्यूजन होता है सिर्फ मुर्गी पालन नहीं, पोल्ट्री में और भी बहुत सारी चीजें आती है, तीतर बटेर है ना, जितने भी बहुत सारे टर्कीज बर्ड जो इडिबल होती है वो सारी चीजें इसमें आती है। देखोगे, देखो देखो पोल्ट्री फार्म, ठीक, मैनेजमेंट। पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल बर्ड्स। फाउल में क्या होता है? बर्ड्स। बताया था आपको, इंडियन फाउल कौन सा? तो गलत गलत। ये डोमेस्टिकेटेड फाउल मतलब ऐसी कोई भी चिड़िया जिसको आप पालते हैं। क्या क्या पालते हैं आप जानते ही हो। करिए पोल्ट्री इज द क्लास ऑफ डोमेस्टिकेटेड फाउल, जो भी चिड़िया आप पालते हैं, यूज फॉर फूड, किस पर्पज के लिए? फूड के लिए, और फॉर देयर किसके लिए? अंडों के लिए। दो ही पर्पज होता है, चाहे जानवर हो चाहे कोई भी चिड़िया हो। जानवर होंगे तो मीट और दूध, और चिड़िया होगी तो अंडे और उसके मीट, है ना। देखो दे टिपिकली इंक्लूड, क्या क्या इसमें इंक्लूड किया गया, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें चिकन को इंक्लूड किया गया है, एंड डक, बतख भी इंक्लूड किया गया। अंडे देने के लिए जो बतख के अंडे होते हैं वो मुर्गे से, सॉरी, जो मुर्गियां होती हैं उनसे बड़े होते हैं। देखा है अंडे बतख के? यहाँ देखो। एंड समटाइम टर्की, और कभी कभी जो टर्की बर्ड होते हैं ये भी इसमें यूज किए जाते हैं। एंड गीस, गीस भी बर्ड होते हैं। तीतर बटेरा में सुना है? वही होते हैं, बहुत छोटे होते हैं बट मिनरल बहुत ज्यादा होता है इसमें, आयरन काफी ज्यादा होता है इसमें, ठीक है। और महंगे भी काफी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, इतने बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। कर देखो, तो कह रहे हैं कि यहाँ पे जो पोल्ट्री फार्म होता है, ठीक है, तो पोल्ट्री क्या है? डोमेस्टिकेटेड फाउल्स है, ऐसी कोई भी चिड़िया जिसको पाला जाता है दो पर्पज के लिए। पहला क्या है? फूड, दूसरा क्या है? अंडे, खाने के लिए और अंडे के लिए, ठीक है। दूसरी बात, प्रेजेंट टाइम में ज्यादातर किसको इंक्लूड किया गया है? चिकन को, बतख को, मुर्गी को, बतख को, टर्की बर्ड को और गीस को, तीतर बटेर। आगे देखो, द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रिफर टू द मीट ऑफ ओनली दीज बर्ड। कह रही जो पोल्ट्री की बात करें, ठीक है, पोल्ट्री मतलब होता है सिर्फ इन्हीं का मीट होता है, ठीक है, जो ऊपर बताया हमने। कह रही बट इन मोर जनरल सेंस इट मे रिफर टू द मीट ऑफ अदर बर्ड, लेकिन अदर बर्ड भी हो सकता है, बस में अदर बर्ड भी हो सकते हैं इसमें। अब खाने को तो कोई कुछ भी खा सकता है, खाने को तो कोई कुछ भी खा सकता है। किसी भी अलग अलग कंट्री में आप चले जाओ, या इवन इंडिया में भी देखो, बंगाल में लोग, ऐसा सुनने में आता है, मुझे बहुत ज्यादा आइडिया नहीं है, बाहर भी लोग सांप वगैरह खा जाते हैं, आदिवासी होते हैं तो सांप खा जाते हैं। अभी जहर कहाँ होता है? सर में सर काटा, बाहर कर दिया, बाकी का बना दिया कोरमा है कि नहीं। तो बाहर भी आदिवासी लोग इसको चीजें कर सकते हैं। खैर, तो कहने मतलब खाने कोई कुछ भी खा सकता है। हमारी बॉडी को ये पता नहीं कि आपने खाया क्या है। कोई भी खाना खाएगा हमारी बॉडी उसको चार फॉर्म में काउंट करेगी। कार्बोरेट कहाँ है, प्रोटीन कहाँ है, फैट कहाँ है, मिनरल्स कहाँ है, ठीक है, उसको काउंट करेगी, उसको अलग अलग करके निकाल लिखा है। देखो कह रहे कि यहाँ पे अगर हम पोल्ट्री की बात करें तो पोल्ट्री का मतलब जो मैंने यहाँ पर ऊपर नाम ली, तीतर बटेर, टर्की बर्ड, चिकन, डक, ये नहीं है, इसके अलावा और भी बर्ड्स हो सकती है जो इडिबल है, जो खाई जाती है। खैर, ये तो हम लोग बात करें पोल्ट्री में, तो पोल्ट्री मतलब सिर्फ चिकन और डक ही नहीं होता है, और भी बर्ड्स होते हैं जैसे कि टर्की और गीस, ठीक है। एज इन डेयरी फार्मिंग, सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन, प्रॉपर फीड, मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो डेयरी मैनेजमेंट होता है उसमें जो भी जानवर हो उसमें क्या नहीं होना चाहिए, कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, ठीक है, सुटेबल ब्रीड होना चाहिए, प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशन होनी चाहिए। पता लगा जहाँ पे तबेला है वहाँ पे बहुत सारी मच्छर लगे हुए हैं और नाली जा रही है, उसमें गंदगी मची पड़ी है। प्रॉपर फीड एंड वाटर, उनकी जो जो पानी, जहाँ पे पानी पी रहे हैं उनका जो मांद होता है, मांद बोलते हैं ना, तो पानी पता नहीं उसमें मच्छर लगे हुए हैं और काफी पानी को बदला नहीं गया, पुराना पानी, गंदा पानी पी रहे हैं, है ना। एंड हाइजीन, गंदा पानी,
एंड हेल्थ केयर आर इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। तो चीजें बहुत सारी दी गई, ये तो आपको भी पता है कि क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन यहाँ से आने वाला नहीं है फिलहाल, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आपको मैंने जो ऊपर बताया है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट यहाँ पे आ सकता है कि जो इडिबल फिश होते हैं उसका मतलब सिर्फ चिकन नहीं होता है, डक नहीं होता है, इसके साथ साथ क्या होता है, टर्की और गीज होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसका मतलब हो गया हमारा पोल्ट्री। कौन कौन से यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे जैसे हमने चिकन बताया, जैसे डक बताया, टर्की से कुछ याद आया है? बताओ, टर्की से क्या है क्या? हाँ बोलो। हाँ, पाथोजेनेसिस, बिल्कुल। पाथोजेनेसिस कहाँ होता है? टर्कीज बर्ड में, बिल्कुल सुना है। तो पोल्ट्री इंक्लूड क्या क्या होता है? चिकन, डक, टर्की और गीज, साथ साथ कुछ अदर एडिबल बर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें एडिबल बर्ड, तो इसमें अंडे भी हो सकते हैं और साथ मीट भी हो सकता है। खैर क्लियर। अब आते हैं आगे। कह रहे कि आपने टीवी तो देखा ही होगा, देखा है? देखा है? देखो, you may have seen TV news or read newspaper reports about the bird flu। बर्ड फ्लू वायरस के बारे में तो सुना ही होगा, है ना? विच क्रिएटेड ए स्केयर इन द कंट्री एंड ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन। और इससे अंडे और जो चिकन होता है उस पर काफी ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ा था। बस मैं कुछ इस बारे की कंजप्शन, चिकन कंजप्शन, आपने देखा होगा जब बर्ड फ्लू हुआ था तो क्या हुआ था पता है? हैं? क्या हो गया था? चिकन बंद हुआ था? नहीं, लखनऊ में क्या हुआ था? एक मिनट please। हेलो, हाँ जी, घर मिल गया आपको? अरे मैंने, हाँ, बेल बजाते क्यों? मैंने आपको मैप भी भेजा है, गूगल देखिए। मिल गया ना फाइनली? ठीक ठीक, ओके। इधर देखो, इधर देखो, इधर इधर।
तो बात लग गए। देखो यहाँ देखो, कह रहे हैं आपने बर्ड फ्लू के बारे में देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया था, मुर्गी को मार मार के बहुत सस्ता हो गया था, लोगों ने खाने बंद कर दिया था, कोई खाई ना, जाहिर सी बात क्या है, प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, तो लोगों ने उसको मार मार के फेंक दिया था। कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा बाद में। तो उसमें काफी ज्यादा बर्ड फ्लू फैला हुआ था। कह रहे फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड डिस्कस विद द पैनिक रिएक्शन वाज जस्टिफाइड, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ द फ्लू इन केस सम चिकन्स आर इन्फेक्टेड। मान लो हो गया तो कैसे क्या करोगे। देखिए पहले चीज तो ये जो बर्ड फ्लू है, इसमें देखो क्या है, इसमें जो बर्ड होता है इसको बोलते हैं एवियन। क्या बोलते हैं? एवियन। किसको बोलते हैं? एवी। ठीक है, एविस कौन होता है? बर्ड वाला। देखो यहाँ पे ये लिखा है फ्लू, क्या है? इन्फ्लुएंजा से, इन्फ्लुएंजा से फ्लू आया है, ठीक है, और एवियन से आया है। तो एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप 1 वायरस। अगर आपसे पूछे बर्ड फ्लू कैसे होता है तो क्या बताओगे? एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप 1 वायरस। नोट कर लो ऊपर, एवियन इन्फ्लुएंजा, ये इन्फ्लुएंजा से फ्लू आया, वैसे से बर्ड फ्लू नाम रखते हैं। तो एवियन मतलब बर्ड होता है और फ्लू यहां से लिया गया तो इसलिए बर्ड फ्लू बोलते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप 1 वायरस। ज्ञानित कुमार एब्सेंट है। हो गया। तो बर्ड फ्लू एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ऑफ वायरस इससे हो सकता है, ठीक, पता रखिएगा। अब कह रहे हैं कि मान लो किसी चिड़ी सॉरी चिकन में अगर ये फैल गया तो क्या करें, क्या बताओ? जैसे आपको जुकाम होता है उसका तरीका क्या है, दूसरे को ना उसका तरीका क्या है? आइसोलेट हो जाओ। क्या हो जाएगा? आइसोलेट। उस मुर्गी को जिसमें इन्फेक्शन हुआ उठा के उसको फेंक दो, बाहर जला दो। फेंक दो तो कहाँ फेंक दो? मार दो उसको, ठीक है, मार दो। मार के बाद उसको जो है, अच्छा वो जला दो, बेटर रहेगा, क्योंकि वायरस के अंदर है तो वायरस उसके साथ में खत्म हो जाएगा। खैर, तो वही कह रहे हैं कि उसको क्या कर दो, उसको बाहर उसको जला दो या मार दो जान से। खैर, ये हो गया एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के बारे में। अगला हमारे पास कौन सा देखो, एनिमल ब्रीडिंग। कौन सा है? एनिमल ब्रीडिंग। अब देखो क्वेश्चन रियल में अगर बताऊं तो वो यहीं से शुरू होता है, एनिमल ब्रीडिंग से। और इसके पहले जो क्वेश्चन बनते हैं बस वही चीज है कि अगर इंडिया और चाइना की बात मिला दिया जाए तो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट पॉपुलेशन कवर करते हैं कैटल्स का, लाइव स्टॉक का, तो क्या बताओगे? हाँ, 70%। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में 20, प्रोडक्शन मामले में कम है। एनिमल ब्रीडिंग से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो ये देख लो यहाँ पे, इसका नाम दिया गया है, देखो ए वाला क्या है? जर्सी गाय है। देखो यहाँ लिखा हुआ है, दिखा? हालांकि यहाँ पे जर्सी गाय नहीं लिखी हुई है, जर्सी कैटल्स है। जर्सी क्या है? कैटल्स। ध्यान रखना। तो अगर आपसे पूछे ब्रीड ऑफ कैटल एंड चिकन, तो कैटल की जो इम्प्रूव्ड ब्रीड है, कैसी ब्रीड है ये? इम्प्रूव्ड ब्रीड है किसकी? कैटल की, ठीक है। तो कैटल की इम्प्रूव्ड ब्रीड का नाम क्या है? जर्सी। जर्सी एक कंट्री है, पता नहीं पता? तो उसी बेस पे वहां पे नाम रखा गया, देखो, ठीक है, जर्सी के बेस पे यहाँ पे रखा गया है। अगर ये जानवर दे दे, इसके बारे में पूछे तो क्या बताओगे? जर्सी। ये बताओ जर्सी। यहाँ देखो, ये क्या है? कैसी वैरायटी है ये? इम्प्रूव्ड ब्रीड वैरायटी है। मतलब गाय में, सॉरी, जानवर में बार बार कई बार इसको इम्प्रूवमेंट करके इसको बनाया गया है, सुपीरियर कैरेक्टर लेते हुए। ये क्या है? इम्प्रूव्ड ब्रीड वैरायटीज है, ठीक है। कौन? जर्सी। हो सकता है ये क्या है? तो इम्प्रूव्ड ब्रीड वैरायटी है, ठीक। अगला हमारे पास है, ये देखो, दिख रहा है आपको? कुकड़कू, ठीक। यहाँ देखो, लेग हॉर्न, ये है लेग हॉर्न। लेग हॉर्न है क्या? ये भी चिकन्स की इम्प्रूव्ड ब्रीड वैरायटी है, ध्यान रखिएगा, इम्प्रूव्ड
ब्रीड वैरायटी मतलब लगातार इसमें क्वालिटी में बदल बदल के चीजों को बनाया गया है, इसको बोलते हैं हम लोग लेगहॉर्न। तो लेगहॉर्न किसकी वैरायटी है, गाय की भैंस की, किसकी है? हाँ, किसकी? चिकन की। लेग पीस याद कर लो, लेग पीस किसमें होता है? चिकन में। ये हो गए चिकन की हो गई, ठीक। और ये जर्सी हो गए आपका कहाँ का? इम्प्रूव्ड ब्रीड वैरायटी किस चीज की? कैटल्स की। किसकी? कैटल की, ध्यान रखिएगा। तो कैटल की इम्प्रूव ब्रीड वैरायटी कौन सी है? जर्सी। और जो चिकन है उसकी इम्प्रूव ब्रीड वैरायटी कौन सी है? लेगहॉर्न। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले के मुर्गे सुबह सुबह बोलते थे, आजकल के मुर्गे पता नहीं क्या हो गए, पागल हो गए। जब देखो जब मन किया तब भी बोलने लगते हैं। बस में खैर, आदमी पागल हो रहा था, जानवर ही पागल हो रहे हैं। देखो इधर देखो, इधर 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 इधर। ब्रीडिंग ऑफ एनिमल इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री का मतलब क्या है कि जो भी गाय भैंस जानवर जितने भी होते हैं उसमें रख रखाव करके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उनकी क्वालिटी में बदलाव किया जाए, अच्छी अच्छी क्वालिटी, ठीक है। एनिमल ब्रीडिंग एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड ऑफ एनिमल एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ द प्रोड्यूस। तो एनिमल ब्रीडिंग बताया गया यहाँ पे एम्स एट इंक्रीजिंग द यील्ड। यील्ड का मतलब होता है प्रोडक्शन। प्रोडक्शन भाई, कोई जानवर से हमें क्या चाहिए? मीट चाहिए और उसके साथ में दूध चाहिए। तो उसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाना है? यील्ड ऑफ एनिमल एंड इंप्रूविंग द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द प्रोड्यूस। तो हम ये चाहते हैं, मान लो कोई गाय या भैंस हम चाहते हैं मान लो 20 लीटर दूध दे वो, ठीक है। तो हम ये चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, उसमें कुछ ना कुछ ऐसी चीजें उसमें करनी पड़ेगी, उसको खाने का तरीका बदलना पड़ेगा, है ना। उसको प्रॉपर उसका ध्यान रखना पड़ेगा, इंजेक्शन वगैरह सारी चीजें, उसकी बीमारी कोई ना हो, वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा, सारी बातें। और व्हाट काइंड ऑफ करेक्टर वुड बी ब्रीड एनिमल्स? वुड बी ब्रीड एनिमल्स यानी किस टाइप करेक्टर होने चाहिए? कह रहे कि वुड द सिलेक्शन ऑफ करेक्टर डिफर विद द चॉइस ऑफ एनिमल। कह रहे जो एनिमल्स होता है ये ऐसा भी हो सकता है कि एनिमल आपको दिखने में बहुत सुंदर दिखे, काफी तगड़ा हो और दूध दे ही ना हो, दूध बिल्कुल ना दे। तो कह रहे हैं ऐसा भी हो सकता है जानवर दिखने में बहुत सुंदर दिखे लेकिन हो सकता है उसमें प्रोडक्शन कम हो। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो कोई खास पॉइंट यहाँ पे है नहीं वैसे, ठीक है। देखो यहाँ पे करीब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द टर्म ब्रीड। करीब ब्रीड का मतलब क्या? देखो यहाँ देखो, करें ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय द डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, साइज, कॉन्फ़िगरेशन एक्सेट्रा आर सेड टू बिलोंग टू द ब्रीड। मतलब ये कहने का मतलब है कि एक ग्रुप है, ठीक है, एनिमल लिटरली डिसेंट, मतलब बच्चे, डिसेंट बोलते हैं बच्चों को, ठीक है। जैसे आपके पापा, उनके पापा के आप बच्चे, तो आप क्या हुआ? डिसेंट हुए अपने पापा। यहाँ देखो, ठीक है। तो जनरल अपीयरेंस बाय डिसेंट एंड सिमिलर, जैसे आपके पापा होंगे वैसे बच्चे भी होते हैं, वही कह रहे हैं यहाँ पे। डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर, तो पापा हेल्दी होंगे बच्चे भी हेल्दी होंगे, है ना। तो क्वालिटी होगी, वो चीजें आती है। एंड मोस्ट करेक्टर्स लाइक जनरल अपीयरेंस, फीचर, ठीक है। तो आपको दिखने में भी साइज, कॉन्फ़िगरेशन सारी चीजें होती है। खैर याद देखो, आर से टू बिलोंग टू अ ब्रीड, तो अगर ऐसा होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक ब्रीड बोलते हैं, ठीक है। क्या क्या खा बताइए यहाँ पे, ये एनिमल का ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जिसके बच्चे जो होते हैं अपने पेरेंट्स से सिमिलरिटी शो करते हैं और होना भी चाहिए, ठीक है। और किस चीज में? अपीयरेंस में। इसीलिए लोग कहते हैं कि अच्छी नस्ल का गाय लाओगे उसके बच्चे जो होंगे वो भी अच्छी नस्ल होगा, है कि नहीं, प्रोडक्शन तो ज्यादा होगा। अच्छी नस्ल का भैंस लेके आओगे तो उसके दूध प्रोडक्शन ज्यादा होगा, बच्चे जो होंगे वो भी अच्छी नस्ल के होंगे। तो ये चीज यहाँ पे बताई जा रही है। फाइंड आउट द नेम ऑफ द सम कॉमन ब्रीड ऑफ कैटल एंड पोल्ट्री इन द फॉर्म ऑफ योर एरिया। यही काम रह गया है, जाके पता करो, है ना। तो ये सब काम आपको नहीं करना है, नीट का एग्जाम देना है, डॉक्टर बनना है, वो भी कौन सा? एमबीबीएस डॉक्टर, है ना। यहाँ देखो, कैन व्हेन ब्रीडिंग इज, अब देखो यहाँ पे, तो अभी तक मैंने जो बताया एक ही डिफिनेशन पूछ सकता है आपसे, ये डिफिनेशन आप देखो, ध्यान रखना, ये डिफिनेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। ब्रीड की डिफिनेशन क्या है? ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाय डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर, मतलब ये ऐसे ग्रुप का एनिमल्स है जिसमें रिलेशन किस बात का होता है? जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे उनके बच्चे होते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो गाय भैंस अगर लाना हो तो अच्छी नस्ल लाते हैं, दिखने में सुंदर हो, कोई बीमारी ना हो, तो मान चलते जब इनके बच्चे होंगे तो भी ऐसे ही हेल्दी होंगे। अब पता लगा उसके पेरेंट्स ही बीमार पड़े हुए हैं, बदले दुबले से बच्चे कहाँ से हेल्दी हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। वही चीज है, हम लोग ब्रीड बोलते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो हम लोग ब्रीड बोलते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो आगे,
तो लेगहॉर्न किसकी वैरायटी, पहले ये बताओ, गाय की भैंस की कि बकरी की है? चिकन कैसी वैरायटी है? इम्प्रूव्ड भी वैरायटी है। और जर्सी कैसी वैरायटी है? और जर्सी वैरायटी किस चीज की, भैंस की कि है? कैमल की, कैटल की। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ देखो कह रहे हैं यहाँ पे, व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, क्या कह रहे हैं, देखो ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड, ठीक है, इट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग। अगर एक ब्रीडिंग के बीच में ब्रीडिंग होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो तुम लोग बोलेंगे इन ब्रीडिंग। जैसे जर्सी और जर्सी के बीच में, जर्सी और जर्सी क्या हो गई, सेम ब्रीड हो गई, तो सेम ब्रीड के बीच में अगर होता है फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलते हैं हम लोग इन ब्रीडिंग। यहाँ देखो, वाइल क्रॉस ब्रीडिंग इज डिफरेंट ब्रीड आर कॉल्ड द आउट ब्रीडिंग। यानी कि वाइल क्रॉसेस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड, और डिफरेंट ब्रीड के बीच में क्रॉस होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आउट ब्रीडिंग। ठीक है, हाँ, तो कह रहे हैं कि इन ब्रीडिंग मतलब सेम ब्रीडिंग के बीच में होगा, और जो हमारा आउट ब्रीडिंग होता है वो डिफरेंट ब्रीड के बीच में हो सकता है, डिफरेंट ब्रीड भी हो सकता है, डिफरेंट स्पीसीज भी हो सकता है। अभी आउट ब्रीडिंग की बहुत सारे टाइप होते हैं, तो सेम ब्रीड के बीच में होगा तो इन ब्रीडिंग, और डिफरेंट ब्रीड के बीच में होगा तो आउट ब्रीडिंग। तो जहाँ नाम से क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ बताया किसके बारे में, देखो इन ब्रीडिंग। अब कह रहे कि इन ब्रीडिंग रिफर टू द मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड। क्या लिखा हुआ है, मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड, कब 4 to 6 जनरेशन, 4 से 6 जनरेशन के अंदर का हो, 4 से 6 जनरेशन के अंदर का हो, सेम ब्रीड के बीच का हो। कुछ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो इधर, जैसे मान लो गाय भैंस, ये एक हो गया ए, इनके पिताजी बी, फिर सी, फिर डी, 1 2 3 ई एफ, ये देखो 1 2 3 4 5 6, ये देखो, हाँ कितना बताया है, 4 से 6, हाँ ठीक है, ये तो 4 से 6 जनरेशन के अंदर का हो, मतलब देखो क्या है, जैसे मान लो एफ के बाद हमने जी बना दिया, तो हम ए का जी से नहीं कराएंगे, देखो ये क्योंकि ये 6 जनरेशन से ऊपर चला गया, 7वें जनरेशन चला गया, कुछ मायने नहीं आया, ये चला गया 7वें जनरेशन में, ये हो या इनके कोई और भी हो, सिस्टर हो, है ना, उनके बच्चे अलग से होंगे, तो कह रहे हैं कि ये 4 से 6 जनरेशन के अंदर का रिलेशन हो, 6 जनरेशन से ऊपर के जनरेशन का ना हो। तो यहाँ के बीच में करा दिया हमने, जैसे यहाँ देखो, इनके इनके बीच में करा दिया, या इनके इनके बीच में करा दिया, या इनके इनके बीच में करा दिया, तो 6 जनरेशन के अंदर का हो, यानी कि रिसेंट की बात कर रहे हैं। बस में जैसे मान लो आप कर दो, जैसे आप अगर देखोगे, अगर आपसे पूछो कि आप एक दादाजी, उनके दादाजी और उनके दादाजी, 3 दादाजी के दादाजी जोड़ लो, अब सोचो उनकी फैमिली कितनी बड़ी है, उनकी फैमिली कितनी बड़ी है, नहीं, अगर आप दादाजी पे जाओ तो लगभग 3 जनरेशन इसमें हो गई, उनके दादाजी 3 जनरेशन, वो कितने हो गए, 6 हो गए ना, तो 2 दादाजी के बीच में आ गए, अगर 2 दादाजी के बीच में आ गए, और इनके जो बच्चे हैं आपस में जो बिखरे हुए हैं, चाचा और दादा के भाई, उनके बीच में अगर ये होता है ब्रीडिंग उस टाइप में, दैट इज इन ब्रीडिंग। मैं बात ना, 4 से 6 जनरेशन का अंदर, लेकिन दादा के दादा के दादा और फिर उनके रिलेशन में अगर होता है तो वो इन ब्रीडिंग में नहीं आता है, क्योंकि वो 6 जनरेशन से ऊपर चला गया, कुछ मैं, तो 6 जनरेशन से ऊपर हो या किसी दूसरे स्पीसीज से हो, तो वो आउट ब्रीडिंग में आ जाएगा। देखो यहाँ पे द ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज एज फॉलो, सुपीरियर मेल क्या करते हैं, देखो यहाँ पे, कह रहे हैं कि ब्रीडिंग स्ट्रेटजीज इज फॉलो, सुपीरियर मेल एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाइड। यहाँ देखो
ये देखो, इन ब्रीडिंग में सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच में क्रॉस कराया, तो इनके जो बच्चे होंगे वो भी कैसे होंगे, सुपीरियर होंगे। इनके बच्चे भी कैसे हो गए, सुपीरियर। ठीक है, और कब है ये, 6 जनरेशन के अंदर का है, 6 जनरेशन के ऊपर का नहीं है, तो बहुत दूर का रिलेशन हो जाएगा। वो कहते हैं हमारे चाचा जी के चाचा के दूर के रिश्तेदार हैं, वैसे यहाँ तो इन ब्रीडिंग में ध्यान रखिएगा, सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल के बीच क्रॉस कराएंगे तो उनके बच्चे भी कैसे होंगे, सुपीरियर होंगे। यहाँ देखो, फिर जो बच्चे होंगे उन पे फिर से कराओ, सुपीरियर सुपीरियर के बीच में, फिर उसमें जो सुपीरियर निकले, क्योंकि सारे बच्चे सुपीरियर नहीं निकलेंगे, कुछ खराब भी निकल जाएंगे, जो सुपीरियर होंगे फिर उनके बीच में कराओ, फिर उनसे जो सुपीरियर निकले उसके बीच में कराओ, तो इस लगातार क्वालिटी क्या हो जाएगी। आप क्या कर रहे हो, फिल्टर ही तो कर रहे हो, फिल्टर करते चले जाओ, वैसे काम यहाँ पे करना है। यहाँ देखो, सेम ब्रीड आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग आर इवैल्यूएटेड एंड सुपीरियर मेल एंड फीमेल अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर द फर्दर मेटिंग। कुछ माया, यहाँ देखो, अभी सुपीरियर ऑफस्प्रिंग बने इसके, और इसका फिर क्रॉस किससे कराओगे, सुपीरियर, मान लो ये सुपीरियर ऑफस्प्रिंग कौन सा हो गया, फीमेल हो गए, और कौन सा होगा ये, मेल हो गया। अब इसके बीच में कराओ, दूसरे बनेंगे, तो तुम्हारा। तो आप करते क्या जा रहे हैं कि अगर मान लो इंफीरियर हो तो उसको नहीं लेते हैं, तो टॉप वाले बच्चे होते हैं उनको किनारे अलग करके रख लेते हैं, है कि नहीं। तो सुपीरियर फीमेल जो उनके बच्चे आएंगे उनमें जो सुपीरियर होगा उनके बीच में कराएंगे। तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, अच्छी क्वालिटी के किनारे छाटते जा रहे हैं। देखो, सेम ब्रीड आइडेंटिफाइड एंड मेटेड इन पेयर्स, द प्रोजेनी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सच मेटिंग आर इवैल्यूएटेड एंड सुपीरियर मेल्स एंड फीमेल अमंग देम आर आइडेंटिफाइड फॉर द फर्दर मेटिंग। ए सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल इज द काऊ। याद देखो, अब सुपीरियर फीमेल की बात करें, कैटल की बात करें, इसमें कौन हो जाएगा, गाय हो जाएगी, और बुफैलो हो सकती है, गाय हो जाएगी, बुफैलो हो जाएगी, है ना। गाय अक्सर क्या कहती है, मैं गोरी हूं तुम काली हो, काली माई, बुफैलो चढ़ाती हैं। यहाँ भी भेदभाव है, भैंस, सॉरी, जो गाय होती है भैंस को क्या करती है, बहुत चढ़ाती होगी, है कि नहीं, तुम तो काली हो हम तो गोरे, याद गाय। ये देखो, तो गाय और बुफैलो दैट प्रोड्यूसेस क्या देखो, मोर मिल्क पर लैक्टेशन, एक बार दूध निकाले तो ढेर सारा दूध निकले। तो ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जो फीमेल हो सकती है इसमें कौन, सुपीरियर गाय हो सकती है, सुपीरियर बुफैलो हो सकती है। ऑन द अदर हैंड ए सुपीरियर मेल इज द बुल, कह रही सुपीरियर मेल होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा, बुल हो जाएगा, यानी कि सांड हो जाएगा। विच गिव राइज टू द सुपीरियर प्रोजेनी एज कंपेयर टू दोज ऑफ द अदर मेल। तो हर कर क्या रहे हैं हमें, जो बच्चे बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन में सुपीरियर वाले बच्चों को ही सिलेक्ट किया जा रहा है आगे फर्दर उनके बच्चे होने के लिए। पास में तो होता हो क्या रहा है, सुपीरियर बच्चों से सुपीरियर, फिर सुपीरियर, फिर सुपीरियर, तो प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं। ये लोग क्या कर रहे हैं, इन ब्रीडिंग, तो लगातार आप देख रहे हो इन ब्रीडिंग लगातार कराते जा रहे हैं, है नहीं। ये हम लोग हो गए इन ब्रीडिंग। तो आगे बात, सुपीरियर को हम लोग फीमेल को सुपीरियर मेल से क्रॉस कराते हैं, ये तो खैर इसकी बात करें आप, ठीक। इससे एक फायदा ये है, फायदा ये कि इससे प्योर लाइन मिलती जाएगी। आप फिल्टर करते जा रहे हो सुपीरियर चीज को, क्या हो रहा है, खराब चीज निकालते जा रहे हो और सुपीरियर चीज अलग करते जा रहे हो, इससे क्या होता है, प्योर लाइन मिल जाती है। क्वेश्चन पूछ जाता है कि प्योर लाइन किससे मिलेगा, इन ब्रीडिंग से कि आउट ब्रीडिंग से, इन ब्रीडिंग से। होमोजाइगोसिटी किससे मिलेगी, इन ब्रीडिंग से कि आउट ब्रीडिंग से, इन ब्रीडिंग से। इसी को बोलते हैं होमोजाइगोसिटी। क्या बोलेंगे, होमोजाइगोसिटी, बाकी जेनेटिक्स बताएंगे मैं। तो ये हम लोग बात करें होमोजाइगोसिटी किससे मिलेगा, ये इन ब्रीडिंग से, ठीक है। और देखो, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम भी हो जाता है। प्रॉब्लम ये होता है, लगातार इसको कराते रहोगे, कराते रहोगे, कराते रहोगे, तो प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अचानक क्या होगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। क्योंकि इससे एक दिक्कत ये भी है कि अगर किसी जानवर में कोई सॉरी, मान लो कोई कैरियर जीन छिपा हुआ है, कैरियर वाला है और खराब वाला है, कैरियर वाला है और खराब वाला है, जो अभी तक नहीं दिख रहा था, अब क्या होगा, वो एक्सपोज हो जाएगा। तो फीमेल जो होगा, जो कैरियर वाला होगा, भाई इफेक्टिव तभी होता है जो पेयर में फॉर्म में आए, लेकिन ये कैरियर है, सिर्फ एक एलील पे है, तो अब क्या होगा, अचानक वो आ जाएगा तो उससे प्रोडक्शन बढ़ने जाए क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक। इसी को बोलते हैं इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या बोलेंगे,
इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, फिर सुनो, इन ब्रीडिंग कराने से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी मिलती है, प्योर लाइन मिलती है, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम इससे भी आती है क्योंकि लगातार अगर इनब्रीडिंग कराते रहोगे, लगातार कराते जा रहे हो तो उससे क्या हो जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा। इससे क्वालिटी घट बढ़ने की जगह और घट जाती है, बढ़ने से क्या हो जाएगा और घट जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब देखो आगे दूसरी बात देखो यहाँ पे, ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप्ड बाय द मेंडल्स एज ए डिस्कस इन चैप्टर 5। अब मेंडल के बारे में आपको जेनेटिक बताएंगे आप कैसे होता है। सिमिलर स्ट्रेटजीज यूज फॉर द डेवलपिंग प्योर लाइन, यानी सिमिलर स्ट्रेटजीज यूज फॉर डेवलपिंग प्योर लाइन इन कैटल एज वाज यूज इन केस ऑफ पीस, जैसे कि मटर में यूज किया गया था। ऐसे प्योर वैरायटी करने का तरीका यही था, प्योर को प्योर तो करते जाओ, मटर का सीड प्रोडक्शन अच्छा होता जाता है। यानी इन ब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, और इन ब्रीडिंग से क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है, होमोजाइगोसिटी बढ़ जाती है। दस इन ब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू इवॉल्व ए प्योर लाइन इन एनी एनिमल। तो कह रहे हैं अगर किसी एनिमल में अगर हम प्योर लाइन पता करना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें इन ब्रीडिंग करा देंगे। क्या करा देंगे, इन ब्रीडिंग करा देंगे, जैसे कि मेंडल ने कराया था। किसने कराया था, मेंडल ने कराया था। प्योर को अलग किया, इम्प्योर को अलग कर दिया। जैसे हमने बताया टाल को डॉर्फ से क्रॉस कराया था, जिन लोगों ने पढ़ा होगा। तो कैसे फर्स्ट जनरेशन कैसे प्लांट आए थे, हाँ कैसे आए थे, हाँ सबके सब कैसे थे, टाल थे भाई। पहले जनरेशन में सबके सब टाल थे। तो यहाँ कुछ लोग ये लगा कि यार ऐसा तो नहीं कि जो अब क्योंकि किससे कराया था, टाल को डॉर्फ से कराया था। तो डॉर्फ वाले कैरेक्टर कहाँ गए, रिसेसिव फॉर्म में छिपा हुआ है, जो पहले जनरेशन में दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर अगले जनरेशन कराओगे, सेकेंड जनरेशन में जाओगे, F2 जनरेशन में जाओगे, तो वो जो करेक्टर छिपे हुए थे अब खुल के बाहर आएंगे। जो करेक्टर छिपे हुए थे खुल के बाहर, भाई जो एपोमिक्सिस करा रहे थे उसमें दिक्कत तो यही हो जाती है कि जो आपने हाइब्रिड वाला करेक्टर लगाया है उसमें दो चीज मिला के बनाया है, और जब उसमें जेनेटिक हुआ तो उसमें क्या हो गए, सारे अलग अलग हो गए। तो फायदा क्या हुआ उससे पास में, तो जो उसको मेंटेन करके रखता है वही हटक गया। तो वो नौबती मात आने दे, जेनेटिक सिग्रीगेशन ही ना हो। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, एपोमिक्सिस, है ना। यहाँ देखो अब ये कह रहे हैं कि अगर इनब्रीडिंग को, हाँ प्योर लाइन किसी भी चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें अगर प्योर लाइन लाना है, प्योर चीज पढ़ना है, प्योरिटी बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करोगे, इनब्रीडिंग डिप्रेशन, सॉरी लगातार क्या करना पड़ेगा, इनब्रीडिंग करना पड़ेगा। क्या पढ़ेंगे, इनब्रीडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो आगे इसका, देखो आगे, try to recollect homozygous pure line developed by the Mendel's homozygosity. This inbreeding is necessary if we want to evolve a pure line any animal. तो इसे पूछ सकता है अगर हमें प्योर लाइन चाहिए किसी एनिमल का या प्लांट का, तो हमें तरीका क्या पड़ेगा, आउटब्रीडिंग की इनब्रीडिंग, इनब्रीडिंग। यहाँ देखो आगे दूसरी बात कह रहे हैं कि इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल, एक चीज यहाँ देखा क्या है, जो इनब्रीडिंग होता है एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन दैट आर एलिमिनेटेड बाय सिलेक्शन। इन ब्रीडिंग से क्या होता है, जो हार्मफुल जीन होते हैं वो निकल के बाहर चले जाते हैं। इन ब्रीडिंग से जो हार्मफुल जीन होते हैं वो निकल के बाहर चले जाते हैं। इसी के तरीके से एक कॉन्सेप्ट है कंसेजुअस मैरिज का। कंसेजुअस मैरिज का क्या मतलब, जो ब्लड रिलेटिव के बीच में मैरिज होता है, बस में कुछ उसमें भी सेम चीजें आती है, आगे चल के बताएंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या हेमोफीलिया, कोई बीमारी हो सकती है, जेनेटिक में कोई बीमारी हो सकती है, ठीक है। मैं इकलौता नहीं बता रही हेमोफीलिया, और भी बहुत सारी हो सकती है। होता क्या है यहाँ पे कि अगर ब्लड रिलेटिव के बीच में अगर लगातार आप शादी अगर हो रही है, मैरिज हो रही है, तो वो एक तरीके देखा मेडिकली वो एडवाइस नहीं है। उससे क्या होता है कि अगर मान लो किसी उसमें, हालांकि ऐसा होता नहीं, बहुत ही कम चांस होता है कि एक भी एलील छिपा होगा जो खराब होगा, क्योंकि वो रिसेसिव फॉर्म तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लगातार उसी में होता जाए तो एक दिन एक दिन क्या होगा, वो करेक्टर अलग हो जाएगा। तो करेक्टर अलग हो जाएगा तो वो खराब करेक्टर निकल के आ जाएगा, किसी बच्चे में कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी, बस ना। लेकिन हालांकि इसके चांस बहुत कम होते हैं कि ये भी हो सकता है। याद देखो कह रहे हैं इनब्रीडिंग एक्सपोजेस हार्मफुल रिसेसिव जीन, जो रिसेसिव जीन हार्मफुल है वो मतलब उसको निकाल के बाहर करता है। याद देखो इट आल्सो हेल्प इन एक्यूमुलेशन ऑफ सुपीरियर जीन, और सुपीरियर जीन को भी अलग करता है, एंड एलिमिनेशन ऑफ लेस डिजायरेबल जीन, और जो लेस डिजायरेबल जीन को निकाल के बाहर करता है।
Therefore, this approach where there is a selection of each step increases productivity of inbreed population. However, continued याद होता है कि चीज, लेकिन कहने कंटिन्यूड अगर आप इनब्रीडिंग करते रहेंगे, स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग, ठीक है, यूजली रिड्यूसेस फर्टिलिटी, तो फर्टिलिटी जो है वो घट जाएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, एंड इवन प्रोडक्टिविटी, और प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी, मिल्क का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अनाज का प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है, अगर लगातार कराते रहेंगे तो। इसको बोलते हैं क्या, बताओ, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, क्या बोलेंगे इसको, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसलिए लगातार कंटिन्यूड जो है इन ब्रीडिंग नहीं कराना चाहिए। पास में कुछ उसमें इन ब्रीडिंग लगातार नहीं कराना चाहिए। आगे देखो क्या आपने, कह रहे कि वेन एवर दिस बिकम्स ए प्रॉब्लम सिलेक्टेड एनिमल्स ऑफ द इनब्रीडिंग पॉपुलेशन शुड बी मेटेड। तो कह रहे हैं जब ये इनब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ जाए, दूसरा तरीका है, आपको लगा 3-4 जनरेशन आपने लगातार इनब्रीडिंग कराते जा रहे हो और सुपीरियर कैरेक्टर अलग होता जा रहा है, तो वहां पे रुक जाओ। फिर आप क्या करो, इसको दूर से कहीं पे इसकी शादी कर दो, दूर कहीं शादी कर दो, उससे क्या बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। या गाय किसी बहुत दूर से लेके आए, आप हरियाणा से लेके आए, यूपी, वहां से करा दिया जानवर में, तो वही कहने, फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस ब्रीडिंग हो जाएगा, ठीक है, सुधार रखिएगा। आउट ब्रीडिंग की बात करें, किसकी बात करें, आउट ब्रीडिंग हो जाएगा। वेन एवर दिस बिकम ए प्रॉब्लम, कभी ऐसा आ जाए कि इन ब्रीडिंग हो जाए, अगर यार ये क्या हो गया, हम तो इसलिए छाटते जा रहे, अचानक क्या होगा, वो घट गया। जैसे मान लो पहले शुरुआत में भैंस लेके आए, शुरुआत में दे रहे थे 2 लीटर, फिर इन ब्रीडिंग कराया, सुपीरियर जो कराते जा रहे हैं, फिर आ गया 5 लीटर, फिर आ गया 10 लीटर, 15 लीटर, 20 लीटर, फिर आ गया 5 लीटर, तो ये क्या हो गया, तो वहीं तुरंत आपको रुक जाना है। तो फिर क्या कराइए, इन ब्रीडिंग मत कराइए, क्या कराएंगे, आउट ब्रीडिंग करा दी, किसी दूसरे अच्छे कैरेक्टर वाले से क्रॉस करा दो, ठीक है, ये चीज है। देखो वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इन ब्रीडिंग में 4 से 6 जनरेशन के अंदर के बीच में क्रॉस कराए जाते हैं। देखो वही कह रहे हैं, अगर इन ब्रीडिंग की प्रॉब्लम आ गई है तो क्या करेंगे आप, यहाँ देखो, विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, दिस यूजुअली हेल्प रिस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड। ब्रीडिंग विद अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल्स ऑफ द सेम ब्रीड, and this usually help restore fertility and yield। देखो ब्रीड वही है, ब्रीड वही, जैसे कि हरियाणवी यहाँ पे था, यूपी में मान लो, ठीक है, जैसे जर्सी की बात कर रहे हैं, जर्सी मान लो यूपी में था और जर्सी कहाँ, हरियाणा में, तो कहाँ हरियाणा कहाँ यूपी, बहुत दूर दूर का नाता है, ये कह सकते हो रिलेशन ही नहीं बीच में, नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ब्रीड नहीं बदला है, हमने जगह बहुत दूर कर दिया है, बहुत दूर की जानवर को लेके आए, कि हरियाणा में सबसे जो हेल्दी था उसको उठा लाए, गाय को, ये सांड के जो भी कबूल कर सकते हो, जो यूपी के था वहां से हमने उठा लिया और दोनों के बीच में क्रॉस करा दिया, बस में। तो इसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा जो इन ब्रीडिंग होगा वो से बचने का तरीका बताया गया यहाँ पे, ठीक है। इसको आउट ब्रीडिंग भी बोल सकते हो। मैं कुछ ये हो गया यहाँ पे, इससे क्या होता है, फर्टिलिटी बढ़ जाएगी, साथ साथ उसका प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, फिर दूध देना फिर शुरू कर देगी, फिर बढ़ा देगी वो, ठीक है। तो हम लोग बात करें यहाँ पे इन ब्रीडिंग। तो अगर आपसे पूछ बैठे कि इन ब्रीडिंग कराने से क्या दिक्कतें हो जाती है, तो प्रोडक्शन बढ़ने की जगह लगातार घट जाता है, तो उससे बचने का तरीका क्या है, आप क्या करा दो, आउट ब्रीडिंग करा दो। बस में ध्यान रहे कि ब्रीड वही होना चाहिए। आउट ब्रीडिंग मतलब क्या हो गया, आप 4 से 6 जनरेशन के और ऊपर चले जाओ, 7वां 8वां 10वां जनरेशन तक चले जाओ, उसके बीच में करा दो, ब्रीड नहीं बदलना चाहिए कुछ में, तभी उसको बोलेंगे क्या, इन ब्रीडिंग। यहाँ देखो अगला देखो, आउट ब्रीडिंग। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल्स, which may be between the individual of the same breed। कह रहे इसमें इंडिविजुअल सेम ब्रीड के भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन, बस है, लेकिन 4 से 6 जनरेशन के अंदर का नहीं है, 4 से 6 जनरेशन के अंदर का नहीं है, 5वें जनरेशन का नहीं है, ये कहाँ है, 10वां जनरेशन से पहले, उनके बीच में उनके भाई उनके थे, बहुत दूर का रिश्ता हो गया, नहीं। वही कह रहे हैं 4 से 6 जनरेशन के मतलब बाहर हो तो उसके बीच में करा सकते हो। वही कह रहे हैं, इसको बोलते हैं क्या, आउट क्रॉसिंग। 4 से 6 जनरेशन के ऊपर हो इसको बोले हम क्या, आउट क्रॉसिंग।
हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर फॉर 4 to 6 जनरेशन। 4 से 6 जनरेशन के बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं मिलना चाहिए कि 5वें जनरेशन में लोग भाई भाई थे, ऐसा नहीं चाहिए, या बहन बहन थी, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि 4 से 6 जनरेशन के अंदर कोई रिलेशन दूर दूर का नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर हो सकता है, कहीं कहीं तो मिलेगा ही, अगर मिलाने बैठ जाओगे तो, यानी उसके ऊपर होना सकता है, 7वीं जनरेशन, 10वीं जनरेशन। इसलिए सर आप देखने बैठ जाओ तो पूरा गांव जो है आपको एक क्या लगेगा, परिवार लगेगा। और फिर और जोड़ते जाओ तो पूरा देश आपको क्या लगेगा, एक परिवार लगेगा। नहीं, जुड़ते जाओ आप, खुद सोचो, कभी न कभी 1-2 लोग रहे होंगे, उन्हीं से पूरा ये कंट्री पूरा बन गया है कि नहीं। कोई देखो यहाँ कह रहे हैं, कह रहे कि इसको बोलते हैं कि हम लोग आउट क्रॉसिंग। क्या ब्रीड बदला, क्या हमने ब्रीड बदला? नहीं, ब्रीड वही है, बस क्या है 4 से 6 जनरेशन के अंदर का नहीं, ऊपर का। यहाँ देखो ये एक तो हम लोग ब्रीड जो है सेम करके सकते हैं। दूसरा क्या देखो, कह रहे कि बिटवीन या डिफरेंट ब्रीड, या इसमें आप ब्रीड भी बदल सकते हो। एक जर्सी लिया तो दूसरी सिंधी ले लिया, हरियाणवी ले लिया, पास में कुछ मुर्रा ले लिया, है कि नहीं, ऐसे भी कर सकते हो आप। तो कह रहे हैं इसमें तो अगर हम डिफरेंट ब्रीड कर देंगे, इसको क्रॉस ब्रीडिंग बोलेंगे। ब्रीड सेम है लेकिन 4 से 6 जनरेशन के अंदर नहीं है, क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग। अगर डिफरेंट ब्रीड कर देंगे तो क्रॉस ब्रीडिंग। थोड़ा सा अंतर समझना इसको, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। ब्रीड डिफरेंट कर दिया तो क्रॉस ब्रीडिंग, और 4 से 6 जनरेशन के अंदर का नहीं है तो आउट क्रॉसिंग। उसमें आया नहीं आया, ये आउट क्रॉसिंग है, ये क्रॉस ब्रीडिंग हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, देखा जाए कि जो इन ब्रीडिंग होता है, इन ब्रीडिंग देखा जाए तो 2 हो गए। एक तो इन ब्रीडिंग में सेम ब्रीड के बीच में कराया, और दूसरी से हमने क्या बताया, सेम ब्रीड की है लेकिन 4 से 6 जनरेशन, मतलब जनरेशन के बेस पे 2 टाइप के हो गए, जनरेशन के बेस में 2 टाइप के हो गए, है कि नहीं। एक हमारा इन ब्रीडिंग हो गया, दूसरा क्या हो गया, आउट क्रॉसिंग हो गया। इन ब्रीडिंग और आउट क्रॉसिंग, ठीक है। और इसके बाद बताया हमने क्रॉस ब्रीडिंग बताया, अगर डिफरेंट हमने ब्रीड कर दिया तो क्रॉस ब्रीडिंग में आ जाएगा। भाई ब्रीड डिफरेंट होगा तो और भी चीजें हो सकती है, देखो, और डिफरेंट स्पीसीज या स्पीसीज डिफरेंट हो जाए, इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या मतलब है, अभी तक क्या कह रहे थे, देखो अभी तक हम ये कह रहे थे जैसे कि गाय की बात कर रहे थे, गाय एक जैसे भैंस ले लो, एक मुर्रा है मान लो, एक जर्सी है, ये चल रहा था, ये अलग अलग ब्रीड हो गई, लेकिन है तो दोनों भैंस ना, क्या है, भैंस ही तो है। अब क्या कर रहे हैं, भैंस को गाय से क्रॉस करा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीसीज क्या कर दिया, बदल दिया। जैसे घोड़े को हमने गधे से करा दिया, क्या बनाया, म्यूल बनाया। क्या बनाया, म्यूल, खच्चर। तो देखो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। अगर स्पीसीज बदल दे तो इसको बोलते हैं इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन। इससे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, बहुत ज़्यादा इस पर टेस्ट नहीं होते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे आप मूवी बनाए पिराना, बहुत सारे हैं, ठीक है। मूवी जो बनाई गई है इसे बनाया गया, लोगों ने उल्टा सीधा क्रॉस करा के ये स्पीसीज पकड़ा, सांप का बिच्छू से, इसका उससे करा के, डिफरेंट बहुत खतरनाक जानवर भी बन सकते हैं इससे, इसलिए इस पर बैन लगाया गया, ऐसे कोई क्रॉस नहीं करा सकता है। तो फिर से समझो क्या बताया हमने। तो कह रहे हैं अगर डिफरेंट ब्रीड के बीच में कराया जाए तो क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस ब्रीडिंग। सेम ब्रीड हो लेकिन 4 से 6 जनरेशन के अंदर का ना हो तो क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग। और डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का हो, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। कुछ समझ आया। अब ओवरऑल हम समराइज कर दे रहे हैं, देखो फिर से। अगर हम बताएं यहाँ पे कि सेम ब्रीड के बीच में हो और 4 से 6 जनरेशन के अंदर का हो, क्या बोलेंगे इसको, इन ब्रीडिंग। इन ब्रीडिंग से फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा क्या क्या है, इससे प्योर लाइन मिल जाती है, सुपीरियर जीन अलग अलग करने में अच्छा रहता है ना, होमोजाइगोसिटी बढ़ावा देता है, मतलब प्योर लाइन आसानी से मिल जाता है, खराब करैक्टर को निकालने में हेल्प मिलता है। नुकसान क्या है कि लगातार इनब्रीडिंग कराते रहोगे तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो सकता है, जिससे प्रोडक्शन बढ़ने जाए क्या हो सकता है, वो घट सकता है। बस में कुछ ये हो गया हमारा इनब्रीडिंग। अगर हम सेम ब्रीड में कराते हैं लेकिन 4 से 6 जनरेशन के अंदर का नहीं होता है, उसको बोलेंगे हम लोग क्या, आउट क्रॉसिंग। क्या बोलेंगे, आउट क्रॉसिंग। दूसरा तरीका ये है कि हम ब्रीड ही बदल दे तो क्या बोलेंगे इसको, क्रॉस ब्रीडिंग। क्या बोलेंगे, क्रॉस ब्रीडिंग। और एक तरीका ये है कि ब्रीड ना ब्रीड है ही है, हम स्पीसीज ही बदल दे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो कुल मिला के यहाँ पे अगर इन ब्रीडिंग हो गया, आउट क्रॉसिंग हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग हो गया और इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडेशन हो गया, टोटल हम कितने पढ़ेंगे यहाँ पे, 4। उसमें
और इसमें से एक क्वेश्चन आता जरूर है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में से कोई क्वेश्चन आता है, क्योंकि यहाँ पे लोग गड़बड़ करते हैं। तो पहला क्या दिया, देखो इन ब्रीडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इन ब्रीडिंग पढ़ चुके, उसमें क्या किया था, 4 से 6 जनरेशन के अंदर कराया था और सेम ब्रीड के बीच में कराया था। अब क्या कर रहे हैं यहाँ पे, 4 से 6 जनरेशन के अंदर का नहीं होना चाहिए लेकिन ब्रीड सेम होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, आउट क्रॉसिंग। देखो क्या बोला इसमें आउट क्रॉसिंग, क्या बता दिया आउट। देखो आप, दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ मेटिंग ऑफ एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड, विद इन द सेम ब्रीड, लेकिन बट हैविंग नो कॉमन सिस्टर ऑन अदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। ये क्या कह रहे, देखो ऑन नो कॉमन सिस्टर ऑन आइदर साइड, क्या मतलब इसका, मतलब मेल या फीमेल किसी भी तरफ से, यानी कि मेल में तो 4 से 6 जनरेशन के ऊपर कर लिया और फीमेल में अंदर कर लिया, ये ऐसा नहीं, तो सेम आगे इनब्रीडिंग में आ जाएगा। इसमें कह रहे हैं कि चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में से कोई नहीं होना चाहिए, दोनों 4 से 6 जनरेशन के ऊपर का होना चाहिए, बस में कुछ, यानी कि 4 से 6 जनरेशन के अंदर का नहीं होना चाहिए। देखो आप, आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन, तो ऐसा क्या बोलेंगे हम लोग, आउट क्रॉसिंग। आगे देखो, द ऑफस्प्रिंग ऑफ सच ए मेटिंग इज नोन एज एन आउट क्रॉस, ऑफस्प्रिंग ऑफ सच ए मेटिंग इज नोन एज आउट क्रॉस, हम लोग बोलते हैं क्या यहाँ पे, आउट क्रॉस। इट इज द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी, क्या कह रहे हैं, देखो इट इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर द एनिमल्स दैट आर बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन मिल्क प्रोडक्शन, जिनमें मिल्क प्रोडक्शन कम है, दूध कम दे रहे हैं, तो उसमें ये मेथड बहुत बेहतर है। अगर कहेंगे एक गाय है वो दूध नहीं दे रही है, क्या कराओगे, मतलब दूध दे रही, सॉरी दूध दे रही लेकिन क्या दे रही है, कम दे रही है, उसके लिए तरीका क्या कराओगे, और क्रॉसिंग। और क्या देखो जरा, ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, और जो जानवर हैं, खासकर यहाँ पे बीफ कैटल लिखा हुआ है, जो मीट पर्पज से यूज किया जाता है, ठीक है, बीफ कैटल से बोल जाता है, कह रहे उसमें ग्रोथ रेट भी कम है, उनकी मसल ग्रोथ कम है, तो जाहिर सी बात जो उसका मीट वगैरह कहाँ बिकेगा, नहीं बिकेगा, कोई लेगा नहीं उसको। तो वही कह रहे हैं कि ग्रोथ रेट इन बीफ कैटल, उसमें ग्रोथ रेट भी कम है, दो दिक्कतें हैं, दूध तो दे रही है लेकिन कम दे रही है, उनके बॉडी में मसल ही नहीं है, तो कौन खरीदेगा इसको, तो मसल होगा तो मीट के फॉर्म में बिकेगा, वो भी कम है। तो ऐसा कोई भी जानवर जिसमें मसल ग्रोथ कम हो, मतलब पतली दुबली हो, मरगिली जैसे, दूसरा क्या दूध का प्रोडक्शन कम कर रही हो, तो क्या तरीका अपनाओगे, डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आता है। देखो कह रहे हैं ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, और एक क्वेश्चन और भी आता है, मैंने बताया यहाँ पे कि अगर आपको इनब्रीडिंग से बचना है तो आप क्या करा दो, आउट क्रॉसिंग। एक दूसरा फायदा देखो, सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इनब्रीडिंग डिप्रेशन, तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के तरीके क्या करो, एक बार क्या करा दो, आउट क्रॉसिंग करा दो, फिर आप बाद में आ जाओ, लेकिन एक बार आउट क्रॉसिंग करा दो, ठीक है। ये क्या पढ़े हम लोग यहाँ पे, इसका फायदा जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला, मिल्क प्रोडक्शन कम हो रहा हो, दूसरा देखो क्या है, ग्रोथ रेट कम हो, पतली दुबली हो, है ना, तो और साथ साथ में इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना हो, तीन फायदों के लिए। अगर आपसे कोई है कि हमें इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचाना है तो क्या कराओगे, जानवर दूध कम दे रही, क्या करोगे, जानवर मसल ग्रोथ नहीं हो पा रही, क्या कराओगे, तीन रीजन के लिए क्या कराओगे, क्वेश्चन में आया। अब देखो अगला हमारे पास कौन, देखो क्रॉस, टाइमिंग देख रहे हो क्या, एग्जैक्ट 3 बजे हुए, क्रॉस ब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग देख लो, छोड़ देते हैं, ठीक है, 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। कह रहे कि क्रॉस ब्रीडिंग क्या, देखो इन दिस मेथड, अब क्रॉस ब्रीडिंग तो आपने समझ लिया है, क्या कराएंगे बताइए, आपको क्या कराएंगे, 2 डिफरेंट ब्रीड के बीच में कराएंगे, है ना। देखो यहाँ पे, इन दिस मेथड सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड आर मेटेड विद सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, सुपीरियर मेल एक ब्रीड का दूसरे का सुपीरियर, क्रॉसेस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ 2 डिफरेंट ब्रीड, इससे फायदा क्या होता है, 2 अलग अलग अच्छे ब्रीड वाले की क्वालिटी मिल जाते हैं, ये फायदा है। अगर 2 चीजों को चाहिए
एक ही में क्वालिटी आ जाए तो उसके लिए क्या तरीका है बताओ? क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, ये हम लोग बात करें यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग अलाउ द डिजायरेबल क्वालिटी ऑफ टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कॉम्बाइंड। जैसे कोई आम बनाया जाए, कैसे बनाया जाए यहाँ पे? जो दशहरी और चौसा, दशहरी और चौसा को मिला के तो उसके जो आम निकले उसमें दोनों को मजा, दशहरी का भी और चौसे का भी मजा, तो उस टाइप का है, दोनों करेक्टर उसमें आ जाए तो आदमी दशहरी क्यों लेगा? वही आम खरीदेगा। जिसको चौसा लेगा वो भी आम खरीदेगा, दशहरी लेगा तो वो भी आम खरीदेगा, बाकी कोई लेगा ही नहीं। वही कह रहे हैं आप। If the progeny hybrid animals may themselves be used for commercial production, इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक, दूसरी बात करें यहाँ पे, जो हाइब्रिड एनिमल जो बनाया आपने इसको कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं, इसको बेच सकते हैं, मतलब ये फायदा है। क्या कर सकते हो? इसको बेच सकते हो। अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ इनब्रीडिंग एंड सिलेक्शन टू डेवलप न्यू स्टेबल ब्रीड्स दैट मे बी सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड। मतलब ये कहने की जो पहले ब्रीड थी वो खराब क्वालिटी की थी, उसी से हमने अच्छी क्वालिटी की ब्रीड बनाया। मतलब कहने मतलब ये है कि हमें अगर अच्छी क्वालिटी की ब्रीड बनाना है तो उसका तरीका क्या है? यहाँ पे अच्छी क्वालिटी और दो डिफरेंट जानवर के ब्रीड हमें चाहिए, तो हम उसमें कहाँ करा सकते हैं? क्रॉस ब्रीडिंग में करा सकते हैं। बस यहीं तक कर देते हैं, है ना? बाकी नेक्स्ट हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसको तीनों को हम एक साथ समराइज भी करा देंगे। चार है, इनब्रीडिंग, आउट क्रॉसिंग, क्रॉस ब्रीडिंग और इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, चारों में। तो चारों को थोड़ा अंतर भी बात को पता चल जाएगा। बस आज यहीं तक करते हैं, थैंक यू। जिनकी क्लास है वो थोड़ा रुकेंगे ना, क्लास भाई उनका।